चुनाव खत्म होने के बाद नतीजों को लेकर कयास शुरू। न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर एग्जिट पोल पर देखिए नॉन स्टॉप महाकवरेज। नतीजे आने से पहले ही यूपी में गठबंधन में खटपट की हुई शुरुआत। मंत्री रविदास मेहरोत्रा ने कहा गठबंधन से हुआ एसपी को नुकसान, तो आजम ने उठाए साधना यादव के बयान की टाइमिंग पर सवाल। राष्ट्रपति और एलजी से केजरीवाल सरकार को झटका, दिल्ली की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति भवन ने पुनर्विचार के लिए लौटाया। पकड़ा गया शाहजहांपुर ट्रेन हमले का मास्टरमाइंड जीएम खान, सैफुल्लाह का साथी अजहर भी धरा गया। 27 मार्च को यूपी में थी बड़े पैमाने पर धमाके की साजिश। जो देश का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। संसद में राजनाथ सिंह ने सैफुल्लाह के पिता के इस बयान को किया सलाम, कहा हमें उन पर नाज है। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने पनाह लेने पर पूरे घर को उड़ाया। स्थानीय लोगों ने किया पथराव और आगजनी। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नतीजों से पहले एग्जिट पोल, लेकिन उससे पहले की बॉडी लैंग्वेज ने नतीजों को काफी हद तक साफ किया। रविदास मेहरोत्रा और आजम खान, यह हड़बड़ी है या जमीन का सच, काफी हद तक एग्जिट पोल से धीरे धीरे साफ हो रहा है। और इंतजार वैसे भी ज्यादा लंबा नहीं है, बस एक दिन बीच में है और उसके बाद 11 को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन एक अजीब सी गहमा गहमी है, बेचैनी है, उलझन है राजनीतिक दलों में। एग्जिट पोल अगर फेवर में है तो ठीक, लेकिन अगर फेवर में नहीं है तो खारिज कर दिया जाएगा, बेकार है वो। लेकिन कई बार हमने एग्जिट पोल को अंधे मुंह गिरते देखा है। मतलब आज की खुशी 11 को गम में भी तब्दील हो सकती है। लेकिन एक मोटी मोटी तस्वीर जरूर एग्जिट पोल के जरिए बनाई जा सकती है और उसी का जश्न आज मनाया जा रहा। बहुत सारे दलों के लिए खुशी की खबर होगी तो बहुत सारे लोगों के लिए आज मायूसी की खबरें एग्जिट पोल के जरिए आएंगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एग्जिट पोल के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी आगे चल रही है। सभी पोल्स में तमाम जो अलग अलग एजेंसीज ने सर्वे किए हैं उसमें बीजेपी उत्तर प्रदेश में बढ़त बना रही और बीएसपी को तीसरे नंबर की पार्टी सभी ने करार दिया है। पंजाब में कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है, मणिपुर में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नजर आ रहा है और उत्तराखंड में भी बीजेपी बहुत आगे नजर आ रही है। तो सभी पोल्स में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में आगे दिखाया जा रहा है। उत्तराखंड, गोवा में भी बीजेपी को बढ़त है, पंजाब में कांग्रेस आगे है। ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं। ये किसी को खुशी तो किसी को मायूस करेंगे, लेकिन नतीजे 11 को जब आएंगे तो यह भी मुमकिन है कि यह सब कुछ धरा का धरा रह जाए। ऐसा हमने पहले के वक्त में देखा है। हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल मौजूद है। उसमें नईम अब्बास साहब हैं जो बहुजन समाज पार्टी से आते हैं और मेरे मैनेजिंग एडिटर अनिल राय साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है एग्जिट पोल के मुताबिक और बीएसपी तीसरे नंबर पर जाती दिख रही है। क्या ये आपके पहले के एनालिसिस के आसपास है या ठीक उलट है? मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो जो मैं सर्वे में घूम के आया और देख के आया, मैं बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूं
हुसैन। मुझे लगता है कि बीएसपी को नंबर 2 की पार्टी होनी चाहिए, लेकिन जो आंकड़े हैं, जो गणित है, जो सर्वे है, उसको हम नए सिरे से सिर्फ अपने आकलन से, अपने व्यू से नकार नहीं सकते हैं। ये जो सेफोलॉजी की रिपोर्ट है, इसमें लोगों की राय ली गई है और बहुत सारे लोगों से बातचीत की गई है। हम जो व्यक्तिगत रूप से घूमे हैं, व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिले हैं, वो आंकड़ा इसके तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। तो आज की बहस हम इसी पर रखेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो आंकड़े हैं वो हंग असेंबली बता रहे हैं, जितने 3-4 एग्जिट पोल मैं तो अभी तक देख पाया हूं, ये प्रदेश से कहीं से उत्तर प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। सरकार जिसकी बनती है, बननी चाहिए थी, बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में आनी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य हो जाएगा या अगर त्रिशंकु असेंबली बनेगी तो। लेकिन इस आंकड़ों में इस तरह हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बसपा को अंडर प्ले किया गया है। बस बहुजन समाज पार्टी का वोटर, हमेशा जो हम आंकड़ों को देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो एग्जिट पोल में उतना बढ़ चढ़ के और अक्सर हमने अनिल राय साहब, हम लोगों ने अक्सर ये देखा है कि जो सैंपल साइज है, किन लोगों से, किस इलाके में किस तरह के लोगों से बात की गई, सोसाइटी के किस कैटेगरी से वो तमाम लोग आते हैं, ये तमाम सवाल भी हैं। बहरहाल नईम साहब, आपके एक्सपेक्टेशन के लिहाज से तो बिल्कुल उल्टे आंकड़े जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, मैं उन आंकड़ों की बात हम शुरू से कभी करते ही नहीं है, और जिस तरीके की एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, इस पे ना हमें पहले एतबार था ना आज एतबार है। देखिए 11 में आप देखिएगा, 11 मार्च में सुबह से ही जो रिजल्ट आने शुरू होंगे वो बीएसपी के हक में आने शुरू होंगे। और ये आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से बीएसपी को समर्थन दे चुकी है और बीएसपी की फुल बहुमत की गवर्नमेंट बनने जा रही है। बहन कुमारी मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है इंशाल्लाह। अनिल राय साहब, बीजेपी को बढ़त, क्या बहुमत के करीब भी ये आंकड़े जाते हुए दिखाई दे सकते हैं हमें नतीजों में? नहीं, पिछली बार का अगर हम देखें, लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें या महाराष्ट्र चुनाव में गठबंधन को देखें, तो जो पार्टी अगर एग्जिट पोल 182 दिखा रहा है, 185 दिखा रहा है, तो मैं मानता हूं बीजेपी बहुमत की ओर जा रही है। क्योंकि जो वोटर है इस देश में, जो दिशा में, देखिए जिस दिशा में मतदाता चल देता है। ये बहुत सारे चुनावों को देखें, पिछले 1 दशक में जो चुनाव हुए हैं, कई राज्यों में हुए हैं, लोकसभा का चुनाव हुआ है, ये हंग मेजोरिटी, हंग असेंबली वाली जनता नहीं है। जनता जिधर चलती है तो चल देती है। चुनाव के आंकड़ों को देखें, मैं रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं, तो 4 से 6% वोटर ऐसा है जो सिर्फ इसलिए वोट देता है कि जो पार्टी जीत रही है उसको वोट देते हैं। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि 182 सीट मिल रही है, 185 सीट मिल रही है, नंबर 1 पार्टी है, अलग अलग एग्जिट पोल के अलग अलग आंकड़े हैं, तो कहीं ना कहीं अंडर करंट था बीजेपी के सपोर्ट में, अगर ये सही है तो। और ये बीजेपी के अंडर करंट था, तो ये 4 से 6% वोटर जो है लास्ट मोमेंट में उसके साथ चला गया होगा। ऐसे में आंकड़ा जो 185 पे नहीं रुकेगा, ये रुकेगा तो 200 के पार रुकेगा। और अगर 185 का आंकड़ा, तो मुझे कहीं से इसलिए लगता है कि जनता का जो मूड है कई चुनाव में, अभी आप बिहार का चुनाव आपने देखा, लोकसभा चुनाव देखा, इसके बाद हरियाणा देखा आपने, छत्तीसगढ़ देखा, ये हंग असेंबली वाली जनता नहीं है। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वोटर जो है यूथ वोटर है, 18 साल से 40 साल के बीच का वोटर बहुत ज्यादा संख्या में इस बार है। तो वो हंग असेंबली की नहीं है, और जिसके साथ है उसके साथ जम के है और कहता है इसको पूरा मौका दो, काम करके दिखाए। अखिलेश यादव को भी उसने मौका दिया था उत्तर प्रदेश में, इसके पहले मायावती को भी पूरा मौका दिया था, दोनों में किसी को हंग असेंबली नहीं दी थी। और इस बार भी जिसको दे रहा है, जैसे आंकड़े दिखा रहे हैं। अनिल राय साहब, मैं आपको रोकूंगा। रविदास मेहरोत्रा साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में हैं और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, और जो कुछ एग्जिट पोल से पहले रविदास साहब ने कहा वो एक अलग तरह की हलचल पैदा कर गया है। रविदास साहब, जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, जो आंकड़े हैं, वो क्या पहले ही आपके पास पहुंच गए थे, इसलिए आप डिफेंसिव हो गए 11 तारीख से पहले ही? नहीं, देखिए मुझे यह बात मालूम है कि अखिलेश यादव जी प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। मैंने ये कहा कि इससे अधिक बहुमत के साथ अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन मैंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से कांग्रेस को तो लाभ हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी को लाभ नहीं हुआ। गठबंधन नहीं हुआ होता तो इससे जो सीटें आ रही हैं, इससे बहुत सीटें अधिक समाजवादी पार्टी की आती, कम से कम 70 सीटें समाजवादी पार्टी की और अधिक जीत करके आती, जो सीटें हम लोगों ने छोड़ी उस जगह के ऊपर। तो मेरा ये मानना है कि अखिलेश यादव जी की पूरी बहुमत के साथ सरकार बन रही है। रविदास यादव जी प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है रविदास जी, इस बात को कहने का आज का वक्त क्यों चुना आपने? आज ही का वक्त क्यों, एग्जिट पोल से ठीक पहले? देखिए, कल तक चूंकि मतदान हो रहा था, कल तक वोटिंग हो रही थी, इसलिए मैंने आज कहा कि मेरे खिलाफ गठबंधन का मैं प्रत्याशी था,
मेरे खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार करके वोटों का बंटवारा करवाने का काम किया। मैं तय हुआ कि लखनऊ मत 6 से मैं प्रत्याशी होऊंगा गठबंधन का, लेकिन मेरे खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आखिर समय तक, मतदान के आखिरी सेकंड तक रविदास जी खिलाफ प्रचार करने का काम किया। ठीक है रविदास जी, तो एक छोटा सा सवाल और। मैंने इसलिए बात नहीं कही क्योंकि कल तक प्रदेश के अंदर मतदान हो रहा था और 7 चरणों मतदान हुआ, कल आखिरी मतदान था, इसलिए मैंने जो अपने मन की बात थी वो आज कही। ठीक है रविदास जी, हम इसे समाजवादी पार्टी का स्टैंड माने या आपका जाती बयान? क्योंकि कुछ विश्लेषक, कुछ एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि आपका जाती बयान है क्योंकि आपको अपनी सीट पर नुकसान होता दिख रहा है। ये आपका जाती बयान है या समाजवादी पार्टी का स्टैंड है? ये मैंने पहले कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय है। मैंने कहा मेरी व्यक्तिगत राय है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता तो समाजवादी पार्टी को इससे, लेकिन आपकी जाती राय जो है वो पब्लिक हो गई ना। मेरे मैनेजिंग एडिटर अनिल राय साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। गठबंधन नहीं हुआ होता तो मेरा कोई नुकसान नहीं कर पाती। ठीक है, लेकिन गठबंधन होने के कारण से कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हुई। बात आप अखिलेश यादव को बता होते तो अच्छा होता ना, याद क्यों कह रहे हैं? रविदास जी, हमारे साथ थे, रविदास जी हम उनके सुख दुख में उनके साथ थे। ठीक है, जनता ने भारी मतदान किया है, चुनाव हम लोग जीतेंगे। ऐसे ही 19 जगहों के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया। हम लोगों ने ईमानदारी के साथ रविदास जी, पिछले 24 घंटे में आपकी पार्टी को करने का बयान काम आए किया। हैं। कांग्रेस पार्टी को बनाने के लिए सापा के कार्यकर्ताओं नेताओं ने पूरी लगन निष्ठा से काम करने का काम किया। रविदास जी, आपकी 24 घंटे में आपकी पार्टी की ओर से 3 बयान आए हैं। एक साधना यादव जी का बयान आया है। पार्टी के नेता तो नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री की माता जी हैं तो उनको अलग नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि जो है प्रतीक को राज्यसभा भेजना चाहती थी, क्या मौका चला गया? पहला मेरा सवाल। दूसरा, आजम खां कहते हैं कि चुनाव हारेंगे तो सामूहिक जिम्मेदारी होगी, सिर्फ अखिलेश यादव की जिम्मेदारी नहीं होगी। तीसरा, आपका बयान आता है कि कांग्रेस से गठबंधन की वजह से समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। तीनों को जब हम एक जगह कोलैबोरेट करते हैं तो हमको तो कुछ और दिशा दिखती है। तीनों को जब हम एक जगह ले जाते हैं तो लगता है कि आपकी पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आप लोगों को जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है आपके साथ। रविदास जी, आप मेरा सवाल सुन पाए? जी जी, हमसे पूछ रहे हैं जी। हाँ, मैंने आपसे कहा स्पष्ट रूप से कि जो अखिलेश यादव जी ने 5 साल में विकास के पूरे काम किए, जनता का ये मन बन चुका था पहले ही। नहीं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा रविदास जी। पिछले 24 घंटे में जो आपकी पार्टी ने 3 बयान दिए वो क्यों दिए? अखिलेश यादव जी प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जनता ने फैसला कर लिया है और आप देखेंगे वोट मांगने का समय चला गया ना रविदास जी, शाम को आप कहेंगे तो एक भी वोट नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव जी, अब अखिलेश यादव ने कितना काम किया नहीं किया, अब ये समय बीत गया रविदास जी। जनता अपना वोट दे चुकी है। अब इस टीवी की बात से ना एक वोट बढ़ने वाला है ना एक वोट घटने वाला है। मैं कह रहा हूं कि परसों जब मतगणना होने के बाद, काउंटिंग होने के बाद, इस समय आप परसों बैठे होंगे तो आप ही कह रहे होंगे कि जो काम किया था उसके आधार पर अखिलेश यादव जी को जनता ने दोबारा फिर से मौका दे दिया। हम नए इरादों और नए संकल्पों के साथ सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव जी इससे अधिक बहुमत के साथ प्रदेश में बहुमत में आएंगे और प्रदेश के अगले नए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे। ठीक है अनिल जी, मैं जरा कुछ और मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आदिल सिंह बोपाराई साहब जुड़ चुके हैं और टीआर रामचंद्रन साहब। आदिल साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं मैं। एक बयान जो अभी रविदास मेहरोत्रा साहब ने दिया और उसके बाद हमारे साथ वो मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से बड़ा नुकसान हुआ समाजवादी पार्टी को। पहला रिएक्शन सर आपका। आदिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए आदिल से हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, आवाज शायद मेरी नहीं जा रही उन तक। टीआर रामचंद्रन साहब, वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से एग्जिट पोल के पहले ही जिस तरीके से रविदास मेहरोत्रा साहब सामने आया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वजह से एक बड़ा नुकसान हुआ, पहले इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तमाम सर्वेज में दिखाई जा रही है, क्या यह आपको चौंका रही है या आपके जो पहले के एनालिसिस थे ये उसके ही आसपास हैं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चौंका रही है, बट मेरा
जो कुछ गैदर हमने किया यूपी के इलेक्शन के रामचंद्र दौरान, साहब की भी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। बीएसपी रामचंद्र जी, मुझे आप सुन पा रहे हैं? मैं बिल्कुल क्लियर हाँ, सुन रहा हूं प्लीज, आपको। हाँ जवाब, अगर आपने मुझे सुना है तो अपना जवाब प्लीज दीजिए। देखिए, ये मेरे ख्याल में कोई इतनी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो है नहीं, पर अभी कितनी लीड पे है बीजेपी आपके सर्वे के मुताबिक, आपके एग्जिट पोल के मुताबिक? क्योंकि मुझे ये फिगर्स ठीक से नजर नहीं आ रही यहाँ पर। अच्छा, मैं अभी आपको फिगर्स तमाम बताऊंगा, लेकिन जो जिस तरीके से रविदास मेहरोत्रा साहब ने कहा एग्जिट पोल के आने से पहले ही, आप उसे कैसे आंक रहे हैं कि कांग्रेस ने एक बड़ा नुकसान कर दिया, और ये साथ में वो ये भी जोड़ दे रहे हैं कि ये जाती बयान है लेकिन पब्लिक कर दिया उन्होंने? वो बात तो ठीक है, बट एग्जिट पोल्स के आंकड़े क्या हैं वो तो पता चले। मुझे नहीं मालूम कि एग्जिट पोल क्या दे रहा है इस वक्त। मैं आपको उसके आंकड़े बताता हूं। उत्तर प्रदेश में एनडीए का जो कुनबा है वो करीब 185 के आसपास पहुंच रहा है, और तमाम जो दल हैं वो बीएसपी को तीसरे नंबर की पार्टी बना रहे हैं, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो 120 के आसपास रह रहा है। अच्छा, और बीजेपी का अपने आप में कितने में है? 185 के आसपास। अच्छा, तो बीजेपी डेफिनेटली लीड में है, हाँ। और उसको एक एडवांटेज है इस वक्त। पर मेरे ख्याल में सोच तो यही था कि जिस तरीके से आखिरी 3 दौरों पे जिस तरीके से बीजेपी ने अपने आप को मजबूत किया, और वहाँ प्रधानमंत्री वाराणसी में 3 दिन रहे, मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ तो प्रेशर लोगों पे पड़ा होगा कि उनको एटलीस्ट ईस्टर्न यूपी में जहाँ जहाँ उनके नुमाइंदे हैं उनको जिताने चाहिए। अब क्या उन्होंने ईस्टर्न यूपी में एसपी का बिल्कुल ही सफाया कर दिया, जिनको पिछली बार काफ़ी सीटें आई थी। तो ये इस वक्त अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल होगा, पर देख लेते हैं एक और वो बाई इलेक्शंस जो होंगी उसके बाद और कुछ अंदाजा ना आ सकता है। खैर, बाई इलेक्शन तो सिर्फ 2 सीटों में है। ठीक है सर। अनिल राय साहब, ये जो रविदास मेहरोत्रा साहब, मैं आ रहा हूं सर, नईम साहब मैं आपके पास आता हूं। अनिल जी, जो बातें रविदास साहब कह रहे हैं कि अखिलेश जीत कर आएंगे और दोबारा सरकार बनेगी, एग्जिट पोल पर वो यकीन नहीं कर रहे हैं, और बयान भी उनका जाती है, हालांकि पब्लिक कर दिया उन्होंने, इन तमाम सारी चीजों के बीच क्या फेस सेविंग का एक तरीका है ये? और क्या अखिलेश यदि जीत रहे हैं और रविदास मल्होत्रा दोनों जीत रहे हैं, वही नुकसान हुआ कहाँ कांग्रेस से? अखिलेश यादव के पास अगर बहुमत आ रहा है, रविदास मल्होत्रा जी जीत रहे हैं, दोबारा मंत्री बन रहे हैं, तो आजम खां क्यों बोल रहे हैं कि सबकी हार में सबकी जिम्मेदारी होगी? रविदास मल्होत्रा जी एक दिन और कंट्रोल कर लेते, उन्होंने कल तक कंट्रोल किया था, आज एक दिन 2 दिन और कंट्रोल करना था। 9 और 10 तारीख तक, 11 तारीख को 12 बजे तक सारे आंकड़े सामने होंगे। 12 तारीख के बाद बयान दे सकते थे। साधना गुप्ता जी कल आके बयान दे रहे हैं कि मेरा बेटा प्रतीक जो है राज्यसभा में जाना चाहिए, लेकिन अब रास्ते नहीं दिख रहे हैं। अगर हम 24 घंटे में समाजवादी पार्टी की ओर से 3 बयान आ रहे हैं, केवल रविदास मल्होत्रा जी ने नहीं बोला है, और तीनों का अपना राजनीतिक वजूद है। एक समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े माइनॉरिटी के फेस हैं, एक मुख्यमंत्री की माता जी हैं, और एक अखिलेश की सरकार में मंत्री हैं। तीनों को हम इनकार नहीं कर सकते। तो इस तरह हड़बड़ी क्या थी सबको बयान देने की? भाई अगर मीडिया से सलाह दे रहे हैं कि 11 तारीख को आप इंतजार कर लीजिए, तो इंतजार का जो है सब्र उनको भी रखना चाहिए, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है समाजवादी पार्टी की, कि इंतजार करके बोले। तो इस आंकड़े में कहीं ना कहीं जो है कितनी सीटें आएंगी या उनकी जो इंटरनल रिपोर्ट है, लेकिन हताशा झलक रही है। परिणाम जो बिल्कुल भी है, बिल्कुल जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं से परेशान है, और जाहिर सी बात है कि ये भी है कि अगर इनकी पर्सनल असेसमेंट है रविदास साहब का, तो किसी से डिस्कस किया होगा, पार्टी के कुछ और लोग होंगे जो उनके दोस्त होंगे। बहरहाल आदिल बोपाराई साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल साहब, रविदास मेहरोत्रा साहब कह रहे हैं कि आपकी वजह से, कांग्रेस की वजह से समाजवादी पार्टी को एक बड़ा नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में। देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो जो मेहरोत्रा जी ने कहा है वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, उनकी पर्सनल ओपिनियन है। और जैसे बात आई इलेक्शनों की और जो जमीन पे है, सपा और कांग्रेस की अलायंस पीस, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस की अलायंस है। ये ऐसी अलायंस है जो उत्तर प्रदेश की जनता को प्रगति की दिशा में लेके जाएगी। और मैं आपको एक इंडिकेशन देता हूं, एग्जिट पोल्स का था, हमने इतिहास में भी देखा है एग्जिट पोल्स एक्यूरेट नहीं होते, उनके सैंपल पूल भी बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, आप मोदी जी की परिभाषा देखिए, जो उन्होंने लैंग्वेज यूज की है अभी उस पे नहीं जाते हैं। अब वो देखिए, एक ऐसी लैंग्वेज यूज की है जो भाई भाई को लड़ाने की प्रयत्न किया है। आदिल धर्म के नाम आदिल, आज उसकी बात करने की जरूरत नहीं है। आदिल झूठ का सहारा लिया। आदिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? इंडिकेशन है कि भाजपा आप घबराई हुई है। और आप देखेंगे 11 मार्च को कांग्रेस पार्टी और सपा 250 से ज्यादा सीटें जीतेगी। ठीक है, आपकी जो 250 से ज्यादा सीटें। आदिल, आप लोगों का अपना एक मैकेनिज्म होता है ग्राउंड से
कलेक्ट करने का, डेटा कलेक्ट करने का, आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है कि आपको पर्सनली कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को कितनी कितनी सीटें आ रही हैं? क्योंकि यहां तो आप सेकंड नंबर की पार्टी बन रहे हैं, 120 आप दोनों हमारा एनालिसिस ये है, हमारी फीडबैक ये है कि हमें 250 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। ये गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी और सपा के गठबंधन को 250 से ज्यादा सीटें आएंगी। अब मैं आपको एक उदाहरण आप ये लीजिए ना, एज ए केस स्टडी लीजिए, एज ए हाइपोथेसिस लीजिए। मोदी जी जो पहले पिछले 2.5-3 साल से विलायत की सैरी कर रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन इलेक्शनों से पहले 3 दिन अपने लगभग 19-20 मंत्रियों के साथ आके वाराणसी में बैठ गए। इससे पहले उन्होंने वाराणसी को याद भी नहीं आई। आदिल, तमाम बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन हम बात तो एग्जिट पोल पर कर रहे हैं। कब्रिस्तान शमशान जैसे शर्मनाक परिभाषा का ठीक है आदिल, इस्तेमाल किया है, वो एक इंडिकेशन है कि भारतीय जनता पार्टी आप घबराई हुई है। ठीक है आदिल, ये तमाम बातें अलग हैं, लेकिन हम आज बात तो एग्जिट पोल की कर रहे हैं। नईम, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज प्लीज अपनी बात रख लीजिए आप। मैंने कहा मैं शुक्रिया अदा कर देता हूं आपका, आपने कम से मुझे याद तो किया। मैं तो यही कह रहा हूं, जैसे रविदास जी के अंदर की आवाज आ रही है, भावनाओं की आवाज आ रही है। हेलो जी जी, जिस तरीके से उनकी भावनाएं अंदर से वो रो रहे हैं, साधना गुप्ता इधर से रो रही हैं, आजम खान उधर से रो रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल मायूसी इनके कुनबे से बहुत टाइम से आ रही है। और हम तो पहले दिन से इनको बोल रहे थे, हमने चैनल पे भी बोला कि अखिलेश यादव को सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के साथ लेके होगा, क्योंकि बैसाखी कभी दौड़ाती नहीं है सर, आपने देखा होगा। लेकिन ऐसी ही मायूसी नहीं, वो रिंग के ही चलते हैं, ये इनके सामने रिजल्ट आएगा। ठीक है, नहीं ऐसी मायूसी बहुत पहले मायावती को सुन चुके हैं, जब उन्होंने कहा था कि अगर हम सरकार में नहीं आ सके तो बीजेपी को, मतलब बहुमत नहीं पा सके तो बीजेपी को सपोर्ट नहीं लेंगे। उन्होंने ये कहा कि हम पार्क और मूर्तियों में अब इस बार नहीं उलझेंगे, विकास का काम करेंगे। ये भी सब उसी चीज की निशानी है। मैं आपको बताऊं हुसैन जी मैं बताता हूं, उसमें भी चाल समाजवादी की थी। समाजवादी किसी तरीके से ये चाहती थी कि मुस्लिम वोट इधर ना जाए। वो बार बार ये ऐलान कर रहे थे, आपने देखा मंच से अखिलेश जी कह रहे थे कि कहीं मायावती जो है बीजेपी के साथ ना चली जाए। सिर्फ उसको बोलने के लिए बहन जी ने ये अपनी तरफ से बयान दिया था कि हम विपक्ष में बैठना मंजूर करेंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो ये उसका हमने जवाब दिया था। मायूसी हमारे चेहरे पे आज भी नहीं है। अपनी सहूलियत के हिसाब से सियासत तो होती है। देखिए कि हमारी फुल बहुमत की गवर्नमेंट बनने जा रही है। 4 बार जो है भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के आपने सरकार बनाई थी। आप पहले की बात छोड़िए ना, हम इससे पहले 2007 में फुल बहुमत की गवर्नमेंट बना चुके हैं। तब भी आपने कहा कि 12 नहीं मिलेंगे। आप भूल रहे हैं 2007 से 2012 तक हमारा फुल बहुमत था, तो फुल 4 बार मेजॉरिटी हमारी, और इंशाल्लाह इस बार भी बनने जा रही है। और 4 बार, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं ना कि आपने उनके साथ मिलकर सरकार बनाई। अनिल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? सर आपके चेहरे पे आप तो इस बार भी जो है बिहार में जाके आपने महागठबंधन तोड़ दिया। नईम साहब जरा सुन लीजिए। नईम साहब आवाज अंदर से रोने की आ रही है ऑलरेडी। नईम साहब और रविदास आवाज फट फट के आ रही है, तो अंदर से दर्द बाहर निकल रहा है। आपने 4 बार कहा कि हम भाजपा से नहीं मिलेंगे और 4 बार मिले। पहले बार भी आपने कहा था नहीं मिलना पड़ेगा किसी को। क्या उत्तर प्रदेश की जनता अंदर से आवाज बिल्कुल रोने की सी आ रही है। आप बिल्कुल अभी मत रोइए, अभी 2 दिन है, सब्र करिए थोड़ा सा। आपने चुनाव में कहा और चुनाव के बाद मिल गए। अरे जो आंकड़े आ रहे हैं, अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों को मान लें, सर मैं कह रहा अभी से मत आंसू बहाइए। एग्जिट पोल के आंकड़े को सही मान लें जो आ रही है तो बिल्कुल किसी से मिलेगा सरकार नहीं बनती है। अब तो ये जो तमाम तलखियां इसको मिटाइए, कुछ मीठी मीठी बातें कीजिए, पता नहीं किससे मिलना पड़ जाए अभी। बहरहाल राकेश त्रिपाठी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि आवाज कितनी भरी हुई है आपकी। अभी से ही आपको एहसास हो गया, आजम खान जी को एहसास हो गया। ठीक है, 1 मिनट जरा मैं राकेश त्रिपाठी साहब से एक रिएक्शन ले लूं। राकेश त्रिपाठी उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राकेश जी, ये एक्सपेक्टेड है या अनएक्सपेक्टेड है जो एग्जिट पोल कह रहा है कि आप उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रहे हैं? देखिए, एक ट्रेंड बहुत सामान्य सा, मुझे लगता है कि राजनीति के विद्यार्थी के नाते जितना मैं समझता हूं, इस पैनल पर बैठे हुए बहुत सारे लोग भी इस बात को मानेंगे कि ओपिनियन पोल में जिस पार्टी को ज्यादा नंबर मिल रहे होते हैं, एग्जिट पोल में उस पार्टी को उससे ज्यादा नंबर मिलते हैं। और जब वो एग्जिट पोल परिणाम में कन्वर्ट होता है तो परिणाम उससे बढ़कर आता है। आज मैं तमाम चैनलों के एग्जिट पोल देख रहा हूं और एग्जिट पोल की जब ओपिनियन पोल से तुलना करता हूं तो मैं महसूस कर रहा हूं कि ओपिनियन पोल से एग्जिट पोल बीजेपी के बढ़ के आए हैं। तमाम चैनलों ने अपने ओपिनियन पोल में बीजेपी को 150 से 160 सीटें दी थी। आज एग्जिट पोल में अलग अलग चैनलों पर कहीं 190, 185, 200, 225 तक सीटें मिल रही हैं।
पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब परिणाम पाएगी तो परिणाम हमारे 300 के इर्द गिर्द आकर के रुकेंगे। हम पूरी तरह से आश्वस्त और निश्चिंत हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान में जनता का अभूतपूर्व समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखा है, हम पूरी तरह से निश्चिंत हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएगी। अनिल जी, राकेश जी से कोई सवाल? राकेश जी, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो छोटी छोटी पार्टियों को आपने जाके गठबंधन किया बहुमत में आने के लिए, प्रधानमंत्री 3 दिन की रैली कर रहे हैं, इतना एक कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस? चुनाव के पहले तो कॉन्फिडेंस नहीं था, अगर एग्जिट पोल पर इतना ही भरोसा था, ओपिनियन पोल पर इतनी मेहनत की जरूरत है। ये हमारी विशिष्ट प्रकार की चुनावी रणनीति है और हमने ये गठबंधन घोषित तौर पे किया है। ये कोई अघोषित या ढुका छुपा गठबंधन नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में प्रभाव रखने वाले छोटे दलों के साथ यदि हमने गठबंधन किया है तो इसमें कुछ गुनाह नहीं है। भारतीय राजनीति में गठबंधन एक सच्चाई है, गुनाह नहीं है। राकेश भाई, जो 300 सीट पा रहा है, 5 वाले के आगे क्यों? ये वहां भी गठबंधन के रूप में है। जब 300 सीट का आंकड़ा आपके पास था, आपको ट्रेंड पता था कि एग्जिट पोल। आप अपना प्रश्न रिपीट कर दें, आपकी आवाज नहीं आ पाई। नहीं, मेरा सवाल यह है कि जब आपको इतना भरोसा कॉन्फिडेंस है कि ओपिनियन पोल से एग्जिट पोल और परिणाम आते आते पार्टी इस तरह बढ़ती है, ओपिनियन पोल में आप नंबर 1 थे, तो इतनी मशक्कत क्यों? प्रधानमंत्री को 3 दिन अपना सारा काम धाम छोड़ के क्यों बैठना पड़ा? ये वो कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस? मेरा सवाल यह है। देखिए अनिल जी, चुनाव लोकतंत्र में उत्सव की तरह होता है और इस उत्सव में हम पूरी तरह से भागीदार हुए हैं, इसके लिए हमें गर्व है। और एक बात और मैं बार बार, जिसको मीडिया भी क्रिटिसाइज कर रही है और अलग विपक्षी दल भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री 3 दिन प्रचार करने क्यों गए। देखिए, देश को एक लंबे समय बाद ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिस प्रधानमंत्री ने अलग अलग तरह के अनूठे काम किए हैं। आप देखें कि -50 डिग्री सेल्सियस में अगर सियाचिन ग्लेशियर में सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाने कोई गया तो यह पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए। नरेंद्र मोदी जी ने कई मिथकों को, कई परंपराओं को तोड़ते हुए कई नए मानक खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री इससे पहले रहे मनमोहन सिंह जी बुलेट प्रूफ ग्लास से लाल किले से संबोधन किया करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तमाम सुरक्षा कारण, जबकि उन पर तमाम सुरक्षा के बड़े कारण बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बुलेट प्रूफ ग्लास को किनारे रखा और जनता के साथ सीधे संवाद किया। मुझे लगता है कि जहां से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, जहां से वो प्रधानमंत्री बने हैं, उस जनता के बीच में वो सीधे जाकर के संवाद कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत सुखद अनुभूति है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते सारे कार्यकर्ताओं का सीना चौड़ा हो जाता है जब उनके द्वारा चुना गया प्रधानमंत्री उनके बीच में सीधे जाकर के बात करता है, उनके साथ सीधे संवाद करता है। इसको नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव रूप में देखा जाना चाहिए। संकट यह है कि अब तक देश ने कांग्रेस के उन प्रधानमंत्रियों को देखा है, ठीक है राकेश, वर्ग का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, जो केवल राकेश आप स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, ये तमाम बातें आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन कांग्रेस के आपके मित्र आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए जरा। प्रधानमंत्री बनता है तमाम जो ठीक है ये गुणगान तो आपकी जिम्मेदारी है राकेश जी। मुझे त्रिपाठी जी से एक सवाल है, त्रिपाठी जी से एक सवाल है। ये कह रहे हैं कि ये ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में इतना विश्वास रखते हैं, तो तमिलनाडु में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ? बिहार में कांग्रेस जो गठबंधन था, बिहार में हमें 120 और 130 सीटें बता रहा था, जाके हमने जीते 170-80। तमिलनाडु में वो डीएमके को कह रहे थे कि जीतेगी, जीती AIDMK। सो उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा है तो स्पेकुलेशंस लगभग 14 करोड़ वोटर हैं, लगभग 5000 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, ठीक है जी, लगभग 403 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और सैंपल पूल बहुत छोटा है। अब इस सबको इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें और कहें कि एग्जिट पोल एक एक्यूरेट असेसमेंट है, मैं कहूंगा इससे ज्यादा बेवकूफी की बात। अरे राकेश जी, आपने भी यही कहा होगा जब बिहार के एग्जिट पोल आए होंगे, क्यों अनिल जी ऐसा ही कुछ कहा गया होगा जब बिहार के एग्जिट पोल आए होंगे, तो यही बातें बीजेपी ने कही होंगी। जब राहुल जी बिना बताए आपको विदेश दौरा करके आएंगे, उसके बाद नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जी तो विदेश जाते हैं निवेश लाने के लिए। प्रधानमंत्री मनाने जाते हैं, ये आपको पता चला आज तक क्या? राकेश जी, राहुल जी नॉर्थ ब्लॉक से साउथ ब्लॉक की दूरी बहुत कम है। जब प्रधानमंत्री पता करना चाहें चल कर लेंगे, सवाल ये नहीं है यहाँ पे। हमारा सवाल ये है कि एक इलेक्शनों से 3 दिन पहले उन्हें याद आया कि हाँ जी मेरी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, इसीलिए 20 मंत्री उधर चले गए। ठीक है, जरा एक एक करके जरा अनिल जी कुछ कह रहे हैं। सवाल ये यहाँ उठता है कि एक जो आंकड़े आ रहे हैं, कहीं सो गए थे क्या? राकेश त्रिपाठी जी, राकेश जी जो सारे इंडिविजुअल होने की जरूरत नहीं है। राकेश जी सो रहे थे या राहुल जी के साथ विदेश यात्रा पर थे? राकेश जी ठीक है, राकेश जी, चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, मतदान जो है अपना वोट दे चुका है। अब हम आप एग्जिट पोल पे बात कर रहे हैं। हमारा एक सवाल है
एग्जिट पोल के नतीजों पे ही है। जो कई सारे एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे हैं, वो 200 का आंकड़ा बीजेपी पा नहीं रही है, यदि किसी कारणवश नहीं पाएगी। ये सवाल थोड़ा हाइपोथेटिकल है। तो राकेश जी किसके साथ जाएंगे? ये 10 सीट 15 सीट के लिए किससे बात करेंगे? अजीत सिंह से बात करेंगे, मायावती से बात करेंगे, आखिर 20 सीट जिताने के लिए भाजपा किसके पास जाएगी? का उत्तर मैंने पहली बार ही दे दिया था। ओपिनियन पोल में जो पार्टी बढ़ के आती है, एग्जिट पोल में उससे ज्यादा बढ़त होती है। एग्जिट पोल में जो परिणाम आ रहा है, एक्चुअल परिणाम इससे ज्यादा बढ़कर आएगा। हम पूरी तरह से निश्चित है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से एक भी सीट कम नहीं पाएगी। आदिल एक एक करके, आदिल प्लीज एक एक करके। ठीक है, ठीक है आदिल, आप अपनी बात कहिए। ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। ठीक है, फैक्ट जो है वो आज तो स्पेकुलेशन पे ही बात हो रही है, आज बात ही स्पेकुलेशन पे हो रही है। फैक्ट तो 11 तारीख को ही आएंगे। कांग्रेस को प्रेडिक्ट कर रहा था पर एआईडीएम के आई। ठीक है, जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं फैक्चुअली नॉट करेक्ट। आलू की फैक्ट्री लगी हुई है खेतों में। ठीक है, फैक्चुअली करेक्ट यही है। फैक्चुअली करेक्ट यही है कि आलू की फैक्ट्री खेतों में लगी हुई है। परिभाषा का इस्तेमाल किया किया है, है, दलाली हो रही है, झूठ का इस्तेमाल किया है, उत्तर प्रदेश की जनता को चलिए गुमराह मैं किया जरा है। उत्तर प्रदेश की जनता को धर्म के नाम पे, वर्ग के नाम पे तोड़ने की कोशिश की है, भाई समझने की कोशिश की है। ये जो सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर है, ये चुनाव प्रचार के दौरान भी हो रहा था, ये अब भी हो रहा है, और ये अब भी चल रहा है, और ये 11 तारीख तक ऐसे ही चलेगा, क्योंकि ऐसे आवाज नहीं जा पा रही है। आप कैसे देख रहे हैं? 185 के आसपास उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्लस को दिया जा रहा है, एसपी कांग्रेस को 120 के आसपास दिया जा रहा है, बीएसपी तीसरे नंबर पर चली गई है। आप कैसे देख रहे हैं इन आंकड़ों को? देखिए, मेरे ख्याल में ये स्पेकुलेशन तो जरूर होगा, किसी के पास प्रॉपर फिगर्स तो है नहीं। ये फिगर्स जो आ रहे हैं एग्जिट पोल से, पता नहीं ये कितने लोगों का इन्होंने ओपिनियन लेके ये बनाया है, और कौन सी एजेंसीज इसमें शामिल हैं। मैं इस बात से ज़रूर सहमत हूँ कि तमिलनाडु की सिचुएशन और यूपी की सिचुएशन आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते और एक जैसे नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तमिलनाडु की सिचुएशन मैं अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ शुरू से ही ये एडवांटेज जयललिता की थी, और जयललिता ने सिर्फ औरतों को टारगेट करके कुछ चीज़ें ऐसे की, और वहाँ पर भी विमेन वोटर्स आदमी से ज़्यादा है। यूपी में भी पिछले 2 जनरल इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन और जनरल इलेक्शन में देखा गया है कि औरत की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी आदमी से जो वोट करने गए, और उसके आप नतीजे देख लो। उन्होंने कोई एक पार्टी को 2 बार तो नहीं दी, और 2014 की बात तो ना ही करें, क्योंकि वहाँ पर एक ही शख्स थे, और वो थे मोदी साहब, जो अलोन कैंपेन कर रहे थे बीजेपी के लिए, और उन्हीं की आवाज़ सब जगह से सुनाई दी। दक्षिण कहीं भी चले जाइए आप, पूरे हिंदुस्तान में उनकी आवाज़ बड़ी बुलंद थी, और लोग उनको इसलिए वोट दिया कि उनको डेवलपमेंट चाहिए था, और उनकी हालत की स्थिति का इम्प्रूवमेंट उन्होंने हर एक इंसान को प्रॉमिस किया। अब अगर 3 साल में उन्होंने जो किया है उसके अभी फ़ायदे किसी आम आदमी के पास नहीं पहुंच पाया है, तो मेरे ख्याल में गेस्टेशन पीरियड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तो 3 साल से कम आपको देना पड़ता है। ठीक है, किसी भी प्राइम मिनिस्टर का हनीमून इस देश में देखा गया है कि 2.5 से 3 साल तक। अब वो टाइम ओवर हो गया है। ठीक है, रविदास मेहरोत्रा साहब, अगर आप तो ये कह रहे हैं कि सीएम अखिलेश होंगे, आपकी सरकार बनेगी, गठबंधन जो है वो बहुमत का आंकड़ा पा लेगी, लेकिन आप ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि वो आंकड़ा आप नहीं छू पाए, तो कौन होगा जिसके आगे आप जाएंगे और कहेंगे भाई हमें सपोर्ट करो? देखिए, जो आपने ये एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल किया है, तो उत्तर प्रदेश में 14 करोड़ जो है वो मतदाता हैं। तो निश्चित रूप से जो मरीन बस्तियां हैं, नाले पर लोग रहते हैं, जो गरीब, कमजोर, असहाय, बेबस, लाचार महिलाएं हैं, ऐसे लोगों से आपने संपर्क शायद नहीं किया हो, और वो सब जो गरीब लोग हैं वो सब समाजवादी पार्टी के मतदाता हैं, और उन्होंने मतदान किया है। रविदास जी, मैंने ये बात कही, जो आप दिखा रहे हैं, रविदास जी, मैंने मेरी बात आपने शायद पूरी तरीके से नहीं सुनी। पार्टी की सीटें आएंगी। रविदास जी, मैंने कहा अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या, आप किसके साथ जाएंगे? दल है, इंडिपेंडेंट है, ये जो अगर कभी पड़ेगी तो राष्ट्रीय लोक दल जो है और इंडिपेंडेंट से हम लोग मिल करके जो है वो सरकार बना लेंगे। वैसे मेरा अपना मानना है कि पूरे बहुमत के साथ
सरकार बनेगी। चलिए, और अखिलेश आप यादव अजीत जी सिंह का साथ लेंगे इससे अगर भी कोई जरूरत पड़ती अधिक है तो। बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आप अजीत सिंह का साथ लेंगे अगर कहीं कोई जरूरत पड़ती है तो, वरना आप सरकार में आ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, इंतजार करते हैं, 11 तारीख बहुत दूर नहीं है। नईम अब्बास साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, और ये भी जरा बताइए कि अगर आपके पास कुछ कम रह जाते हैं फिगर्स, कुछ आंकड़ों में कमी रह जाती है, तो आपके लिए पहली प्रेफरेंस कौन होगा, किसको आप अपने साथ जोड़ना चाहेंगे? हुसैन जी, हमारा तो एक ही सिस्टम है कि पहली बात तो हमें कम पड़ ही नहीं रही है। ये तो सबका यही सिस्टम है। हम अपनी गवर्नमेंट अपने दम पर बनाने जा रहे हैं। नहीं, सबका यही सिस्टम है। हमारा बिल्कुल पूरा फुल 100% कॉन्फिडेंस है कि हम इस बार जो है पूरी फुल बहुमत की गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, इसलिए हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद बनाएंगे। चलिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। जिन लोगों को लग रहा है निराशा हो रही है, वो अपने आप बयान दे रहे हैं। हमारे यहाँ से कोई ऐसी चीज नहीं आ रही है निकल के। हम पूरी तरीके से फुल बहुमत की गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं हुसैन जी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे 11 तारीख को जो नतीजे आने शुरू होंगे वो बीएसपी के पक्ष में आएंगे और हम फुल बहुमत की गवर्नमेंट बनाएंगे। और बहन कुमारी मायावती जो इसकी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही है 5वीं बार इंशाल्लाह। राकेश त्रिपाठी साहब, अगर आप आंकड़ों से थोड़ा दूर रह गए, सिर्फ छोटा सा जवाब दीजिएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आंकड़ों से थोड़ा पीछे रह गए तो कौन होगा आपकी पहली पसंद? अनिल जी, इस बात के काल्पनिक प्रश्नों के जवाब नहीं होते हैं। आज सारी इस तरह बातें के किसी काल्पनिक प्रश्न है। हमारी जेहन में राकेश नहीं, जी, हमारे सारी कार्यकर्ताओं बातें के जेहन काल्पनिक में हो नहीं रही है। हैं। आज जो बातें हो रही हैं वो सारी काल्पनिक है। अब अगर आप डिबेट में नहीं, हिस्सा ले रहे हैं, आप एग्जिट पोल को काल्पनिक यदि मान रहे हो तो यह आपका विश्लेषण है। मैं तो मानता हूं कि एग्जिट पोल आपने बड़ी मेहनत के साथ वैज्ञानिक आधार पर सर्वे किया होगा। अभी रविदास मेहरोत्रा जी कह रहे थे कि गांव गरीब तक, मलिन बस्तियों तक नहीं गए होंगे। मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी की विकास की योजनाएं गांव गरीब मलिन बस्तियों तक नहीं गई हैं। इस नाते ही आज ये परिणाम निकल करके आ रहा है। जिस बड़ी उम्मीदों के साथ 2012 में लोगों ने अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया था, वो सारी उम्मीदें धूल धूसरित हो गई। अखिलेश यादव जी के शासनकाल में अपराधियों को जिस तरह से संरक्षण दिया है सरकार ने, आज उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। राकेश जी, आप उत्तर अच्छा बोलते प्रदेश हैं। के विकास में से जो डिरेल हुआ और जो उत्तर प्रदेश बदहाल हुआ, उसके कारण आज समाजवादी पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा है। अनिल जी, अगर आप समझा पाए जरा हमारे दर्शकों को कि जो सैंपल होता है वो उसमें क्या तमाम जो कैटेगरीज होती हैं सोसाइटी की, क्या तमाम कैटेगरीज के लोगों तक पहुंचने की कोशिश होती है, थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म समझाएं कि किस तरीके से सर्वे किया जाता है, आसान लफ्जों में हमारे दर्शकों को। सैंपल साइज के आधार पे अलग अलग सैंपल साइज पे सर्वे किया जाता है। लेकिन जो भी सैंपल साइज हो, अलग अलग मलिन बस्तियों को, शहरी इलाकों को, ग्रामीण इलाकों को बेसिकली कैटेगराइज किया जाता है। और सैंपल का सिर्फ एक नहीं है कि हम आप किसको वोट दे रहे हो, कि आप सपा को, उसके बहुत सारे सवाल होते हैं। आप विकास पे वोट दे रहे हो, आप किसको मुख्यमंत्री चुनना चाहते हो, आपका आधार क्या है वोट का, आप किस बिरादरी से आते हो, ये बहुत सारे करीब 30 से 35 सवाल होते हैं सैंपल सर्वे में। उसको कंपाइल करके उसको सब उसका रिजल्ट होता है। और वो जो है होता है कि हर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सर्वे किया जाता है, हर लोकसभा क्षेत्रों में सर्वे किया जाता है कब। और ये मैकेनिज्म जो है, अगर बात कर रहे हैं 2-4 चुनाव की, तो 84 से लेकर 2017 तक जो है करीब 33 साल हो गए जो है इलेक्शन में सर्वे और ओपिनियन पोल को। 4-6 अगर हम 10 से 20% इलेक्शन में सर्वे ही गलत हुए हैं, बाकी 80% सर्वे जो है 80% इलेक्शन सर्वे सही होते हैं। हाँ, तो अगर हम 2 की बात करें, हमारे अगर नेता बात करते हैं तो 30% अगर वादे पूरे करते हैं तो कहते हैं जनता वोट दे। हम 80% सर्वे में सही करते हैं तो हमको रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है, सर्वे बहुत कंपैरेटिवली सही होते हैं। इसीलिए बहुत सारे चैनल, हमारे चैनल ने ये गैप रखा है। हम 186 सीट नहीं कर रहे हैं, हम 185 से 210 कर रहे हैं। हमको भी पता है कि 10 से 15 सीटों का गैप हो सकता है। लेकिन आज के जो मुद्दा है, हम इसको आधार मान के, और पॉलिटिकल पार्टीज भले स्टूडियो में बैठ के कहती हों कि हम नहीं कर रहे हैं, जो सरकार में बैठे हुए प्रधानमंत्री हो, आईबी की रिपोर्ट पे जाते हैं, मुख्यमंत्री एलआईयू की रिपोर्ट पे अपनी रणनीति बनाते हैं। अगर प्रधानमंत्री अचानक वहां जाके 3 दिन रैली करते हैं तो किसी न किसी ने उनको रिपोर्ट किया होगा कि आपकी जरूरत हो। अपने आप प्रधानमंत्री नहीं गए होंगे। मुख्यमंत्री किसी क्षेत्र में चुनावी सभा बढ़ाते हैं, उनकी अपनी इंटरनल एजेंसीज हैं और मीडिया की अपनी इंटरनल एजेंसी है। दोनों की एजेंसी का काम करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन हर आदमी अपनी एजेंसी पर भरोसा करता है। और आज की तारीख में जितने भी पार्टीज के वार रूम हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बसपा का हो, और ये सर्वे देखे जा रहे हैं और इसके हिसाब से आगे की रणनीति तय कर रही है। अभी आप बड़े नेताओं से को नजदीक से देखेंगे तो पॉलिटिकल इक्वेशन क्या होंगे, एक दूसरे से बातचीत का क्रम शुरू हो गया है। ऐसा नहीं कि 11 तारीख के बाद अपनी रणनीति तय करेंगे, उन्होंने भी अपनी रणनीति तय करना शुरू कर दिया है। हाँ, एक अलग बात है कि
जब तक रिजल्ट नहीं आता है, जो 11 तारीख को 10 बजे तक भी ये पार्टी के लोग बताते रहे कि हम 300 सीट जीत रहे हैं, लेकिन भौतिक रूप से उत्तर प्रदेश में सिर्फ 400 सीटें हैं, 900 सीट है नहीं, तो 300 तीनों लोग जीत ही नहीं सकते हैं। ठीक है। एक और सूबा है उत्तराखंड, जहां मौजूदा वक्त में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां पर भी जो एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे हैं कि वहां भी बीजेपी आ रही है। आदिल साहब, कुर्सी खिसक रही है उत्तराखंड की? नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं। हमारी फीडबैक है, और मैं इनफैक्ट आप उत्तराखंड जाके आया था इलेक्शनों के टाइम, वोट हरीश रावत जी और कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़े पैमाने में पड़ी है। बीजेपी का इन्होंने पहले राज देखा हुआ है, पोखरियाल साहब थे, इतना भ्रष्टाचार चला था। विजय बहुगुणा वो दल बदलू हैं, अब उधर गए हैं, वो अलग बात है। दल बदलुओं को तो लोकतंत्र में वोट अच्छा मजा चकाएंगे उत्तराखंड की जनता। हरीश रावत साहब जो सबसे महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड जैसे सूबे को चाहिए, उत्तराखंड जैसे सूबे को डेवलपमेंट चाहिए और एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। और हरीश रावत साहब ने अपने टेन्योर में दिखाया है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन है, एक विजन है, और उत्तराखंड को प्रगति की ओर की दिशा में लेके जा रहे हैं। और आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी रिपीट करेगी टर्म 11 ठीक है। चलिए, अभी इस पर मैं बीजेपी का रिएक्शन लूंगा। राकेश त्रिपाठी मेरे साथ मौजूद है, तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, फौरन लौट रहे हैं ब्रेक के बाद। % पानी से बने इस शरीर को चाहिए